और चलिए अब आपको सीधा दिल्ली विधानसभा लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने संबोधन में क्या कुछ कह रही हैं, सुनाते हैं आपको। के राष्ट्रवाद पे चलते हुए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के और विकसित दिल्ली के संकल्प को साकार करने के लिए रोजाना लगातार काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि दिल्ली में अब शासन और सत्ता प्रदर्शन का काम नहीं है, केवल दिखावे का काम नहीं है, ये सेवा का अभ्यास है जो दिल्ली सरकार करके दिखा रही है। यहां निर्णयों में शोर नहीं है, यहां समन्वय से होते निर्णय हैं। यहां पे सरकार का हर कदम नागरिक सेवा और राष्ट्र प्रथम की भावना से ओतप्रोत है, ये मैं कहना चाहती हूं। फरवरी 2025 में हमारी सरकार दिल्ली में आई, ऐसा लगा जैसे कि वर्षों के अंधकार के बाद दिल्ली में सूर्य की नई किरण आई है। 15-20 सालों में पूरी दिल्ली का टेक्सचर बदल गया, आबादी बढ़ गई, जरूरतें बढ़ गई, परंतु पिछली सरकारों ने उन ना जरूरतों को समझा, ना उन पे काम किया, और वो पूरी बुनियादी व्यवस्थाएं जो खड़ी होनी थी वो हो नहीं पाई और लगातार व्यवस्थाएं चरमराती गई। अध्यक्ष महोदय, हमने ये तय किया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन के अनुरूप हम विकसित दिल्ली बनाएंगे, और इसके लिए दिल्ली को देश का एक टॉप सिटी, एक अच्छा सुंदर शहर बनाने के लिए हम सब लोग अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जोश के साथ दिल्ली को एक सिरे से सजाने के लिए, संवारने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए हमारी पूरी टीम काम में जुटी है। हमारी प्राथमिकताएं हमने तय की, उसके मुताबिक हमने अपनी नीतियां बनाई, और फिर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म अपने गोल तय किए, जिसके हिसाब से हम अपनी योजनाओं को धरती पे उतार सके। और मुझे संतोष है कि हम अपने इस 11 महीने के अल्पकाल में दिल्ली की दिशा बदलने में सफल रहे, दिल्ली को एक नई दिशा में, एक नए भविष्य की ओर ले जाने में हम सफल हो पाए। मैं बताना चाहूंगी, हेल्थ केयर की दिशा में जो हमने काम किए, जिसकी चर्चा माननीय सदस्यों ने भी की, पहले ही दिन शायद ही किसी सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया होगा कि शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद आयुष्मान भारत जैसी बड़ी योजना को सेम डे कैबिनेट बुला करके हमने अप्रूव किया, सेम डे। और इस 11 महीने में 4 लाख से ज्यादा लोगों का उसके अंदर रजिस्ट्रेशन, वह बंधन योजना जिसमें बुजुर्गों को इलाज की हमने सुविधा दी 10 लाख रुपए तक की, उसमें भी 2,62,000 लोगों से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन होना, यह दिखाता है कि दिल्ली की जनता तड़प रही थी, परेशान थी इलाज के लिए। आज लगभग 19,200 लोगों से ज्यादा लोगों ने इलाज पाया, और 32 करोड़ से ज्यादा क्लेम अभी तक दिए जा चुके हैं, 32 करोड़ से ज्यादा। आप सोचिए कि किस तरह की स्थितियां थी कि लोगों को इलाज के लिए दर बदर घूमना पड़ता था। हमने आरोग्य मंदिर, जिसकी बात अभी कहां चले गए, वो अपना अपना भाषण दिए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। पहले भी कह रहे थे कि अरे जल्दी छुट्टी कर दो, वेल में भी आए कि हमें जाने दो, हमें सस्पेंड कर दो, पर अध्यक्ष जी आपने कमाल कर दिया, आपने कहा नहीं, सुननी पड़ेगी तुम्हें बात, क्योंकि पॉल्यूशन पे चर्चा इतना विशेष विषय है, दिल्ली का कंसर्न है। मैं साधुवाद देती हूँ जितने लोग बैठे हुए हैं कि आप लोग बैठे हैं उस चर्चा के लिए। तो आरोग्य मंदिर की दिशा में हमने 238 आरोग्य मंदिर खोले, 100 और तैयार है, और इसे हमें 1100 तक लेकर के जाने का हमारा प्लान है कि दिल्ली में 1100 आरोग्य मंदिर हम खोलें। ये बातें तो वो हैं जो मेरे माननीय सदस्यों ने भी बार बार पढ़ी, पर मैं आपको इसके आगे की बात बताना चाहती हूँ। हमने जो दिल्ली में एक बहुत ही बेहतरीन काम किया, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, एक डिजिटलाइज किया हमने पूरे हॉस्पिटल्स के सिस्टम को, जिसमें ऑनलाइन ओपीडी बुकिंग करी, जिसमें डिजिटल प्रिस्क्रिप्शंस
अब डॉक्टर्स के द्वारा दी जाती है और हर पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड आज अस्पतालों के पास है। वो जो करप्शन, वो जो व्यवस्थाओं में कमी, लीकेजेस पिछली सरकारों के समय में थी कि एक ही पेशेंट का 10 बार नाम लिख करके अलग अलग प्रकार की दवाइयों की पर्चियां बना करके न जाने करोड़ों रुपए के बिल उन्होंने बनाए होंगे, अब वो सब बंद हो गई है कि सारी चीजें डिजिटली अवेलेबल है। कौन पेशेंट है, किस अस्पताल में इलाज हुआ, एक अस्पताल में इलाज हुआ तो उसका रिकॉर्ड दूसरे अस्पताल में भी निकल आएगा। दिल्ली सरकार के सारे अस्पतालों का पूरा सिस्टम आपस में इंटरलिंक कर दिया गया है और जिन जिन हॉस्पिटल्स में जिन जिन मशीनों की कमी थी उन सब के लिए हमने उनको उपलब्ध कराने के लिए काम किया। उसमें 150 डायलिसिस की मशीनें हमने लगाई। हमने लोकनायक अस्पताल में हमने मेडिकल जेनेटिक वार्ड, यानी कि गर्भ में ही, माँ के गर्भ में ही बच्चे की जेनेटिक प्रॉब्लम कोई है तो वो ध्यान में आ जाए, ऐसे दुर्लभ बीमारियों को जांचने का वार्ड हमने लोकनायक अस्पताल में बनाया, जो कहीं नहीं है दिल्ली में, किसी अस्पताल में नहीं है अभी। और ऐसे ही हमने नेट मशीन जो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की दिशा में काम करती है, यानी कि आपको किसी को अगर ब्लड डोनेट करना है तो 2 दिन में रिपोर्ट देकर के ये बताती है कि ये ब्लड सामने वाले व्यक्ति को देने के लिए सही है कि नहीं है, उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है। ऐसी रेयर मशीन जो दिल्ली में पहली बार लगी उसको हमने अस्पताल में लगवाया। नवजात शिशुओं के लिए हमने दिल्ली सरकार के अस्पताल में लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट दिल्ली सरकार के अस्पताल में शुरू किया, जिसमें कि नवजात बच्चा जिसको माँ के दूध की आवश्यकता है वो वहाँ पे प्रिजर्व होगा, उसको मिल पाएगा और ऐसे बच्चों की सेहत और जान बचाने के लिए एक बहुत बड़ा काम हमारे दिल्ली सरकार के अस्पतालों में हो पाएगा। मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि हमारे दिल्ली सरकार के अस्पतालों में अभी तक कोई भी जो दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी नहीं थी। अभी तक नेशनल आयुष मिशन तो था, पर दिल्ली में आयुष सोसाइटी के नाम पे कुछ भी नहीं बनाया गया था। तो हमने दिल्ली सरकार में आने के बाद दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी बनाई और केंद्र से भी सहायता पाई और दिल्ली में आयुष के जितने काम हैं, इन अस्पतालों को संबल देना, वहाँ दवाइयाँ देना और उनको बेहतर बनाने की दिशा में हमने काम किया। सर, ये भी कहना चाहूँगी कि दिल्ली जैसा शहर जो देश की राजधानी है, यहाँ ऑर्गन डोनेशन का कोई भी व्यवस्थित प्लेटफॉर्म दिल्ली में नहीं था। हमने दिल्ली सरकार में आने के बाद स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सोटो बनाया, जिसके माध्यम से ऑर्गन डोनेशन को व्यवस्थित किया गया। आज दिल्ली राज्य भी ऑर्गन की जरूरतों को, लाखों लोगों की जान बचाने की दिशा में अपनी भूमिका निभा पा रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। महोदय, हमारी सरकार ने दिल्ली में 29 नए जन औषधि केंद्र भी खोले, जहां पे डिस्काउंटेड रेट में दवाइयां मिलती हैं और 5 नए सरकारी अस्पतालों के ब्लॉक हमने इनॉग्रेट किए। जो अभी भाई जी कह रहे थे कि भी क्या किया, हमारे बनाए हुए अस्पतालों का क्या किया है, इसी बात के साथ मैं जरूर बताना चाहूंगी कि पिछली सरकार ने अस्पताल शुरू तो कर दिए पर पूरे नहीं किए। बिना योजना के बेतरतीब तरीके से हॉस्पिटल्स को बिना उसका बजट एस्टिमेट जाने अस्पतालों को शुरू किया गया। बाद में जब देखा कि कॉस्टिंग जो है 200 करोड़ की जगह 400 हो गई, 400 की जगह 800 हो गई, 800 वाला 1600 का हो गया। खड़े खड़े स्वास्थ्य मंत्री जी, जो पढ़ी लिखी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री थे, वो विजिट पे जाते थे, कहते थे बनी हुई बिल्डिंग में 4 फ्लोर पे 2 फ्लोर और चढ़ा दो। उन्हें ये शायद पता ही नहीं था कि इसके लिए कोई नक्शा पास होता है, कोई सैंक्शन होती है, कोई बजट एलोकेशन होती है। सारे अस्पतालों को उन्होंने इस कदर उलझा दिया कि आज उसको सुलझाना एक अपने आप में बड़ा टास्क हो गया, बड़ा टास्क हो गया। ये सीधा सीधा लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचा रहे थे। आज इंक्वायरी में है, आज केसेस को हमें फोरक्लोजर करना पड़ा, फोरक्लोजर करके नए टेंडर लगाने पड़ रहे हैं। कैसे पूरा करें उनके इस भ्रष्टाचार की नींव को, कैसे हम इसमें इमारत बनाएं? कोई हमें यह बता सकता है?
कि इन अस्पतालों के लिए उनकी क्या योजना थी कि ये आज अस्पताल पूरे कर भी ले बिल्डिंग सरकार, तो उसके बाद ये चलाए कैसे जाएंगे, कैसे वहां पे डॉक्टर रखे जाएंगे, कैसे वहां पे दवाइयां होंगी, कितना उसके लिए बजट एस्टिमेशन चाहिएगा, कोई प्लानिंग नहीं थी इनकी। जब आज हमने उन अस्पतालों पे कंसल्टेंट लगाने के लिए टेंडर किए कि भाई कंसल्टेंट बुला करके पूछो, स्पेशलिस्ट बुला करके पूछिए कि भाई कोई राय दे, वो बताएं कि इनको कैसे पूरा करें, तो ये लोग कहते हैं अरे ये तो पीपीपी पे दे देंगे, अरे ये तो प्राइवेटाइज कर देंगे। अरे तो भैया ऐसी ही बिल्डिंग सजा के रखनी है, इनका करना क्या है? कुछ तो पर्चा छोड़ करके जाते कि आपने सोचा क्या था इन हॉस्पिटल्स को करने के लिए। पर फिर भी हमने उनमें से 5 अस्पतालों के नए ब्लॉक को शुरू कर दिया है और उसमें कुछ भी आधुनिक उपकरण, मरीजों को जो सुविधाएं चाहिए, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, 100 करोड़ रुपए और ऊपर से हमने लगाए और उन अस्पतालों के हमने ब्लॉक शुरू किए। एक नई योजना के माध्यम से हमने दिल्ली में दिव्यांगजन, उनको जो कि अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते, किसी परिवार के व्यक्ति को उनको संभालना पड़ता है, उनको 6,000 रुपए देने की हमने एक नई योजना लाए ताकि ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को पारिवारिक रूप में उनको मदद मिल सके। एक भी नई पोस्टिंग पिछली सरकारों के कार्यकाल में दिल्ली सरकार में नहीं हुई, परंतु हमने अपने नर्सिंग में 1300 रिक्त पदों को भरा और नए नर्सिंग स्टाफ को लगा करके उनको नियुक्ति पत्र दिए। अध्यक्ष जी, आजकल बच्चे को भी किसी परिवार में जाओ, किसी मित्र के यहाँ मिलो, 500 रुपए का नोट देते हैं तो बच्चा एक बार देखता है कि अंकल ने क्या दिया है। पर हमारी पिछली सरकार के राज में हमारा जो नर्सिंग इंटर्न्स होते थे उनको कितना भत्ता मिलता था? 500 रुपए का। नर्सिंग इंटर्न्स को 500 रुपए का भत्ता पिछली सरकार देती थी, अपनी जेब में करोड़ों रुपए रखती थी, पर नर्सिंग इंटर्न्स को 500 रुपए। हमने आने के बाद उस भत्ते को 13,150 प्रति माह किया ताकि वो बच्चे अपनी इंटर्नशिप को बेहतरी से कर सके। दिल्ली में हमने एक नया सेवा मॉडल प्रस्तुत किया, कोई भूखा ना सोए, और इसके लिए हमने वो मैनिफेस्टो जो वो लेके घूम रहे हैं, लेके रखिए, बिल्कुल रोज पढ़िए, क्योंकि एक एक वाक्य जो उस मैनिफेस्टो में लिखा है वो रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली को पूरा करके देगी। एक काम भी छोड़ने वाली नहीं है, मैं ये आपको बताना चाहती हूं, एक काम भी। अटल कैंटीन हमने 100 बोली थी और 100 बना के रहेंगे हम। अटल कैंटीन ग्रैब लग गया, बाकी परेशानियां हुई तो कुछ बनने में थोड़ा टाइम लगा। 45 पूरी हो गई हैं, 55 और बहुत जल्द हम पूरी करके दिल्ली की जनता को देंगे। रोजाना 1,000 लोगों को खाना, और इसमें 100 कैंटीन में 1 लाख लोग रोजाना भोजन करेंगे। ये है हमारी सेवा का नया मॉडल। मात्र 5 रुपए में, मात्र 5 रुपए में। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं अपनी सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी को, जिन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ अपने अधिकारियों के साथ बैठ के दिल्ली के लिए वो ऐतिहासिक एक्ट बनाया, दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 2025, जो पहली बार इन प्राइवेट स्कूल वालों को अपने नियमों में बांध पाया कि कोई भी स्कूल अपनी मन मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकता। आपको फीस बढ़ाने के लिए अपने पेरेंट्स को, स्टाफ को, मैनेजमेंट को, सबको अपने साथ जोड़ करके राय लेनी होगी, मिलके निर्णय करना होगा। और आज भी जिस तरीके से कोर्ट ने उन सभी प्राइवेट स्कूलों वालों को इस बात का संज्ञान दिया कि आपको ये कमेटी बना करके अपने फीस स्ट्रक्चर में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा, ये दिल्ली सरकार की एक बड़ी जीत है।